नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। ये क्या होती है? जो एनर्जी होती है फ्लोइंग वाटर पे, सिंपल सी बात है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी। तो इसको जो नाम दिया जाता है वो हमारा होता है हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो यानी कि वाटर से जुड़ी हुई एनर्जी, जब वाटर फ्लो करता है, जब वो मूव करता है। जैसे एयर जब फ्लो करती है तो उसे विंड एनर्जी बोला जाता है, लेकिन जब वाटर फ्लो करता है तो उसको हाइड्रो एनर्जी बोला जाता है। तो जो फ्लोइंग वाटर होता है उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जब भी कोई चीज़ फ्लो करती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? मोशन के कारण उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अब इसी काइनेटिक एनर्जी का अगर हम यूज़ करें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या हाइडल पावर प्लांट भी बोला जाता है। वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस एनर्जी का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। तो ये एनर्जी होती है फ्लोइंग वाटर के पास। अब क्या चीज़ है जो वाटर को फ्लो करती है, तो वो चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें समझना होगा जो हमारी वाटर साइकिल है उसको, कि जो वाटर साइकिल क्या है। वाटर साइकिल क्या है? जैसे हमें पता है कि धरती के ऊपर बहुत सारे पानी के स्रोत हैं हमारे पास, जिसके अंदर नदियां हैं, समुद्र हैं। अब मान लीजिए ये कोई समुद्र है या कोई नदी है, तो यहाँ पे बहुत सारा पानी है हमारे पास, और जो सन होता है जब उसकी रेडिएशन इस पानी पर गिरती है तो वो इसको गर्म करती है, इस पानी को गर्म करती है, जिससे जो ये पानी है इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देता है। इवेपोरेशन उसके अंदर होता है, यानी कि यहाँ पर क्या बनते हैं? वेपर्स बनते हैं। वेपर्स जो होते हैं पानी से हल्के होते हैं, इसलिए वो अप डायरेक्शन में जाते हैं, अप मूवमेंट करते हैं, और ये हल्के होने के कारण ऊपर चलते रहते हैं। और उसके कारण से क्या होता है, जब वो ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो ऊपर जाकर ठंडे हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंडेंस होना। वेपर बनने को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन होना। और ठंडे होने को हम क्या बोलते हैं? कंडेंस होना। तो दोनों ही उल्टी प्रोसेस है। पानी से वेपर बनना इवेपोरेशन, और वेपर से पानी का बनना दोबारा कंडेंसेशन या कंडेंस होना। तो जैसे जैसे वो कंडेंस होते हैं तो वो एक क्लाउड की फॉर्म लेने लग जाते हैं, यानी कि क्लाउड वहाँ पर बन जाता है जहाँ पर ज़्यादातर इस तरह की वाटर ड्रॉप इकट्ठी हो जाती हैं। अब जब ये वाटर ड्रॉप इकट्ठी होती हैं तो यहाँ पर कोई वाटर का क्रिस्टल, यानी कि जब ज़्यादा ऊपर जाती हैं तो वो और ठंडी हो जाती हैं, स्नो में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, या फिर कोई सॉलिड पार्टिकल जैसे डस्ट के पार्टिकल। तो यहाँ पर ये इनको एक इस तरह का इनिशिएट मिलता है और ये वाटर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती रहती हैं। और ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स जो हैं फिर आपस में मिलकर एक लार्ज ड्रॉपलेट बना लेती हैं, जिससे कि ये भारी हो जाती हैं, हैवी हो जाती हैं। और जब ये हैवी हो जाती हैं तो ये नीचे की तरफ दोबारा रेन की फॉर्म में, बरसात की फॉर्म में नीचे आती हैं। जब ये बरसात की फॉर्म में आती हैं तो रेन के कारण से क्या होता है? रिवर्स के अंदर पानी आता है, नदियों के अंदर पानी आता है। रिवर्स के अंदर से पानी जो है फ़्लो करता है, और उस फ्लो की एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो ये इवेपोरेशन प्रोसेस हमने देखी, सन के कारण से तो होती ही है, पेड़ पौधे भी इसके अंदर अपना योगदान अलग से देते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जब वो प्रक्रिया करते हैं तो इनके पत्तों से जो ये एक तरह का ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करते हैं जो वेपर को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी होती है, जो जीव होते हैं वो भी इसके अंदर योगदान देते हैं। तो ज़्यादातर अगर हम कहें तो सन के कारण होती है। तो इस तरह से जो रेन फ्लो है वो होती है, और दोबारा से वेपर बनने की जो प्रक्रिया है चलती रहती है, और क्लाउड बनते रहते हैं, बरसात जो है होती रहती है। और कई जगह पे आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ही ठंडे हो जाते हैं और स्नो की फॉर्म में वो नीचे गिरती है। तो इस तरह से जो वाटर है वो फ्लो करता है, ये कारण होता है। पूरी वाटर साइकिल को आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि जो फ्लोइंग वाटर है एक तरह से ये सोलर एनर्जी की ही इनडायरेक्ट फॉर्म है, सोलर एनर्जी की, क्योंकि जो पूरी साइकिल है सोलर के ऊपर बेस है एक तरह से। तो इसको आप जो है इनडायरेक्ट सोर्स बोल सकते हैं सोलर एनर्जी का, कि वैसे तो एनर्जी फ्लोइंग वाटर के अंदर है, लेकिन प्रोड्यूस किसके कारण से हुई? सोलर के कारण से, सोलर एनर्जी के कारण से।
तो इस एनर्जी का यूज़ काफ़ी समय पहले से ही हम करते चले आ रहे हैं। जैसे पानी के अंदर जो है बड़े बड़े जो हमारी लकड़ी के टुकड़े होते हैं उनको फ़्लो करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है इसके फ़्लो करने में। शिप्स को, जो हमारी शिप होती हैं, बोट्स होती हैं, वो फ्लोइंग वाटर में अपने आप चलती रहती हैं अकॉर्डिंग टू फ़्लो, तो वो आप उस वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे कि विंड मिल होती हैं जो कि हवा से चलती हैं, इसी तरह से वाटर मिल भी होती हैं जो कि वाटर्स के फ्लोइंग वाटर की एनर्जी लेकर चलती हैं और उनका यूज़ किया जाता है ग्राइंडिंग पर्पज़ के लिए या और किसी पर्पज़ के लिए। और दूसरा, इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी फ्लोइंग वाटर का यूज़ किया जाता है। इरिगेशन यानी कि जो खेती का काम होता है, वहाँ पर खेतों में पानी देने का काम होता है, तो छोटे छोटे कनाल्स बना दिए जाते हैं जिससे खेतों में पानी जाता है। रिवर्स को काटकर छोटे छोटे कनाल्स बना लिए जाते हैं, छोटे छोटे रास्ते बना दिए जाते हैं खेतों की तरफ, जिससे कि खेतों के अंदर पानी जाता है। तो ये सारा जो यूज़ है हम फ्लोइंग वाटर की एनर्जी का ही करते हैं। तो ये होती है जो फ्लोइंग वाटर के अंदर हमारी एनर्जी होती है और किस तरह से फ़्लो करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इससे इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से बनाई जाती है। तो ये था हमारा एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।